कि सत्ता पर, शासन पर, प्रशासन पर, साधन पर और संसाधन पर मेरा कब्जा कायम रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और आपको इस सब से पीढ़ी दर पीढ़ी वंचित करने का प्रोग्राम है उनका। आप इस बात को समझ में नहीं कर रहे। आप तो नौकरी लगेगी, आप तुरंत दो पैसा होगा, पर समाज को तो छोड़ दीजिए, परिवार को भी छोड़ दीजिए। ये प्रोफेसर साहब मैंने सच्चाई है कि पत्नी के नाम पर जमीन लेके भाई का हिस्सा खत्म करने का प्लान शुरू कर दिया, और आरक्षण का लाभ व्यक्ति तक सीमित रह गया और समाज से परिवार का भी उसको लाभ नहीं मिला। आरक्षण तो आमने सामने लड़ाई को रोकने का चीज था। हमारा भारत है, इस भूमि पर कब्जा आर्यों ने आकर किया। सिंधु घाटी की सभ्यता द्राविड़ सभ्यता थी, वही मानवता था, उसमें कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं था, भाग भगवान पुनर्जन्म कुछ नहीं था, और सब में भाईचारा था, कोई राजा और प्रजा नहीं था, जिसको आदि साम्यवाद भी कम्युनिस्ट भाषा में लोग कहते हैं कि वो तो आदि साम्यवाद था, माने प्रारंभिक साम्यवाद, अविकसित साम्यवाद। भौतिकवाद उतना नहीं था, लेकिन वो बराबरी का दर्जा था, कोई राजा और प्रजा का रिश्ता नहीं था, इसलिए कोई शोषक और कोई शोषित नहीं था। आज लोग जब मध्य एशिया से आकर आक्रमण कर दिए, कब्जा कर लिए, तो दास, उसको द्राविड़ को दास बना दिया, गुलाम बना के रखा। उसके बाद उसका इतिहास, उसकी पहचान और सभ्यता को हर कालांतर में परिवर्तन करते गया। आज दास बनाया द्रविड़ से, और दास से फिर अनार बनाया, अनार से दानव बनाया, और दानव से असुर बनाया, और असुर से अवर्ण बनाया, अवर्ण से शुद्ध बना दिया, और शिक्षा से वंचित कर दिया। जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं वो उनका नैतिक पतन हो जाता है, और जब नैतिक पतन हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब कमज़ोर हो जाते हैं तो गरीब हो जाते हैं, और गरीब हो जाते हैं तो लाचार हो जाते हैं, और जब लाचार हो जाते हैं तो अंततः वो गुलाम हो जाते हैं। यही प्रक्रिया अपनाया। आप अतीत को मत जानिए, तो जब तक अतीत का इतिहास अपने को नहीं जानिएगा, मेरा पूर्वज कौन था और पूर्वज की क्या समस्या थी और उसका कैसे समाधान करते थे, आज के वर्तमान सही जानकारी के लिए अतीत को जानना जरूरी है। ये हम लोग नहीं जान पाए हैं, और हम लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, आज देखा कि कल देखला क्या जरूरत है। बीत गई से बात गई, और उनको है पहल के देखना। राम जन्म लिए, लेकिन मरने का डेट पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं कभी। उनसे पूछा जाए, आपको क्या बता दिए कि विद्वान बनने के लिए सरस्वती पूजो, धनवान बनने के लिए लक्ष्मी पूजो, और बलवान बनने के लिए दुर्गा जी को पूजो, और निरोग और सुखी रहने के लिए सत्यनारायण बाबा की कथा सुनो, और गरीबी दूर करने के लिए दरिदर हाँकवा दो। तो दरिदर हाँकने का डेट आपको मालूम है कि कहीं ना हाँकना है, लेकिन घूसा कहीं ना, वो आपको पता नहीं है, और न पूछने की ताकत है, न बुद्धि है, न विवेक है, न साहस है। सबसे बड़ी साहस की कमी है। जिस दिन अगर घुसने का मालूम हो गया, तो जिस दिन भारत में आर्य घुस गया, उसी दिन आपका हो गई, समुचे नाश करके रख दिया लोग। अफसोस है कि 1921 में पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक काल के पहले थी। जो पहले था वो बाद में पता चला, और जो बाद में पता चला तो उसको हम लोग खंगालने लगे, तो बहुत दिन गुजर गया, और अंग्रेज जाने से यह आपको आज़ादी मिली नहीं, उनका आज़ादी है। इसीलिए उनको भाग विधाता वो मानते हैं कि अब विदेशी भगाने की लड़ाई यहाँ नहीं हो, हम विदेशी देशी हो गए। उन्होंने साफ लिखा है कि आरक्षण से धार्मिक श्रेष्ठता घटेगी हम लोग का, और हर क्षेत्र में वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और अपमानित होंगे, उपेक्षित होंगे। इसलिए ये आदि काल से सेवा करने वाली जातियां हैं। ये भारत के सबसे बड़े मूलवासी यहाँ के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से शूद्र हैं, जो राम ने हमारी सेवा के लिए ही उत्पन्न किया है, और आप इसको ग्रहण कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब मूड तो बहुत लंबा समय से बैठे हुए थोड़ा सा ये हुई थी, तो हम ये आपको रख देना चाहते हैं। अब अगर ये नहीं पकड़िएगा तो कभी भी आपको आज़ादी की लड़ाई के लिए रुचि नहीं जागेगा। ब्राह्मण की संख्या है 3.1, राजनीति में है ये 37.1, समझिए। ब्राह्मण शिक्षा में है 49.3, नौकरी में है 61.6, और व्यवसाय में है 12.4, और भूमि में है 5.4। क्षत्रिय की संख्या है 4.7, और राजनीति में है 14.1,
शिक्षा में है 16.4, नौकरी में है 11.3 और व्यवसाय में है 21.2 और भूमि में है 75.1। वैश्य में है संख्या है 5.4, राजनीति में है 11.2, शिक्षा में 11.7, नौकरी में है 13.4 और व्यवसाय में है 63.2 और भूमि में है 9.2। ये 3 आदमी की संख्या हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का संख्या आज के हिसाब से ये 8 साल के पहले का आंकड़ा है 2011 का, अब तो और बढ़ा होगा। जमीन का मालिक है वो 89.7, 90% जमीन का मालिक वही है। और व्यवसाय में है 96.8, 97 हो गए। नौकरी में पहले था 86.3, अब 10% आरक्षण ले लिए और तो 86.3 कितना हो गया 96.3, माने 97% नौकरी भी। और शिक्षा में 77.4, राजनीति में 62.4। आप समझ सकते हैं ये पांचों का जिस दिन आप लड़ाई शुरू कर देंगे सारा चीज खत्म हो जाएगा और तब लड़ाई जीतेंगे। कभी बुद्ध ने भी जब यहाँ जन्म लिए तो सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़े। उनको भी मालूम नहीं था कि मध्य एशिया से आने वाले आज लोग विदेशी है, क्योंकि पता ही चला 1921 में। संत रविदास जी ने, कबीरदास ने जितना भी लड़ाई लड़ी गई है पहले सामाजिक सुधार के लिए, न कि विदेशी को भगाने का। विदेशी आने से दोबारा विदेशी पहले आ जाए, फिर अब आक्रमण हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम का। वो राजा दाहिर ब्राह्मण को हिंदू कहा था, सबको हिंदू नहीं कहा था। हिंदू फारसी डिक्शनरी का शब्द, फारसी भाषा है, न कि हिंदी संस्कृत नहीं है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान ये फारसी लफ्ज कोई पूछता ही नहीं है। वो कोई किताब में उन्होंने नहीं लिखा है। मनुस्मृति में लिखा है 9 अध्याय में 318 श्लोक में लिखा है कि सारा संसार देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए पृथ्वी पर स्वर्ग से देवता ब्राह्मण हुए। भारतीय संविधान पढ़ते रहिए, उनका संविधान यही है। फिर लिखा है ब्राह्मण व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, बलात्कारी हो, उसको कोई सजा नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब अपने इतिहास को नहीं जानिएगा, अपने पूर्व जन्म की कहानी नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि पूर्व जन्म का फल, अपने पूर्वज की कमाई खा रहे हैं। हमको कहता है कि पूर्व जन्म में कर्म खराब किया था, लगता था कि हम ही व्यक्ति पहले भी जन्म लिए थे, अब ही फिर जन्म हमें ले लिए। उनका पूर्वज का कमाई खा रहे हैं, अब हम पूर्व जन्म का फल पा रहे हैं। तो पूर्वज और पुनर्जन्म को समझने की जरूरत है। हमारे लिए पुनर्जन्म हुआ और उनके लिए पूर्वज हुआ। इस बात को प्रोफेसर साहब गोप जी आप लोग नहीं समझ। संविधान में बहुत चीज दिया हुआ है, आपको बता देते हैं। भारत के संविधान ठीक उसी तरह से हो गया है कि बंदूक हमारी है लेकिन हत्यारा के हाथ में चला गया है। अब उसकी मर्जी पर हमारी जीवन रक्षा हो। अब रक्षा करने की बात क्या करते हैं, संविधान तो उसके हाथ में चला गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पांचों ही हर क्षेत्र में जो आर्थिक का आमदनी है, ये भी पूरा दुनिया का पूंजीपति इकट्ठा होके आपके देश में यहाँ के पूंजीपतियों के सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पूंजीवाद को लाया ही गया था कि आपके जागृति को साम, दाम, दंड और भेद। आज देख लीजिए, आप लोग से हम जो कहने में हिचक नहीं है प्रोफेसर साहब, आज टिकट भी बिकने लगा और जीत गए बेचारे। जीतने के लिए दारू, पैसा और मुर्गा खिला के वोट में जीत गए जनप्रतिनिधि, और फिर वो अपने बिकने लगे। प्रमुख बनाने में, चेयरमैन बनाने में और मुख्यमंत्री बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में प्रतिनिधि भी बिकने लगे। अब बताइए लोकतंत्र बचा? ऐसा खर्चीला चुनाव कर दिया गया, इंसान आदमी, गरीब आदमी अच्छा विचार के भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। आराम से वंचित कर दिया और आपने को गलत आचरण दे दिया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये विषमता मूलक अर्थनीति है। अपने को क्या कहा? आर्य, फिर कहा देव, फिर कहा सूर, फिर कहा स्वर्ण, फिर कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 3 पार्ट बांट लिया, 3 चीज ले लिया। ब्राह्मण को दे दिया मठ के गति, बौद्धिक शक्ति ले लिया। क्षत्रिय को दिया राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक गति ले लिया। और फिर वैश्य को दे दिया सेठ के गति, आर्थिक शक्ति ले लिया। आपको दे दिया शूद्र के नाम पर सेवा करो। अपने वर्ण और जाति एक ही रह गया। आपको वर्ण भी और आप जाति में उपजाति बिना के
इतना सिस्टम बना दिया कि 6,743 जाति, उसमें 7 से फिर गुना कीजिए तो 47,201 जाति उपजाति मिला के हो गए। उनसे पूछिए क्या है, तो हम ब्राह्मण से हैं। वो कहेगा हम क्षत्रिय है, आपको कहेगा हिराही में क्या कहना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज जिन लोगों ने अपनी लड़ाई को लड़ा, उनका वही समय था, वो लड़े। और आपकी कमजोरी और कायरता ना समझी, कोई आपको ठगता है ज्ञान के चलते नहीं, आप अज्ञानी के चलते ठगा जाते हैं। आपके पास ज्ञान नहीं है, इसका कारण है कि हम इस पर जाने का प्रयास नहीं किए हैं। पढ़ने का अधिकार भी ज्योतिराव फूले ने 1856 में पुणे हाई कोर्ट से मुकदमा लड़के आपको पढ़ने का अधिकार दिला। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1873 में सत्य शोधक बनाए, 1875 में आर्य समाज का गठन हुआ, हिंदू समाज का गठन नहीं किया दयानंद सरस्वती ने। लेकिन वो कहते कोई किताब में हिंदू ही नहीं लिखे हैं। रामचरितमानस औरंगजेब बने अंतिम में 16वीं ईस्वी में लिखा गया घटना है तुलसीदास का, उसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू उसमें भी नहीं है। तो समझ लीजिए 1922 तक वो अपने को हिंदू नहीं मानते थे। फारसी में उनके लिए, जैसे अंग्रेजी में थीप कहते हैं चोर को, तो फारसी में भी चोर को कुछ कहा जाता है। उसमें मैं राजा दाहिर ब्राह्मण को कहा था मोहम्मद बिन कासिम, ये हमारे पूर्वजों को माल छीन लेते थे, लूट लेते थे या रंगदारी मांगते थे। इसलिए वो कहता था उधर से आने वाला व्यापारी को इधर से जाने वाला व्यापारी बोलता था लौट के कि उधर से मत जाना, उधर हिंदू रहता है, मैंने लुटेरा है। वो उनका सिंधु घाटी का राजा वही था एक ब्राह्मण, इसलिए हिंदू ब्राह्मण को कहा था, सबको नहीं कहा था। इन लोगों ने कहा पुष्यमित्र सुंग ने जब हत्या किया बौद्धिस्टों को, तब यहाँ के इस्लाम धर्म कबूल किए कि यही है जो रक्षा कर सकता है। बौद्धिस्टों के भी हम रक्षा अपने आप को नहीं कर पाए, तब उन्होंने परिवर्तन किया। और यही कारण है वो मुसलमान को आस्तीन के सांप कहते हैं, क्योंकि अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए ये लोग बदला लेने के लिए उनके साथ है। पाकिस्तान का भी बंटवारा इसीलिए किया था कि आने वाला दिन मताधिकार का है, इनका वोट बैंक खत्म कर दिया जाए। अभी भी जो आ रहा है नागरिकता का संशोधन, यही कारण है कि वोट देने से उन लोगों को वंचित कर दिया जाए और आपको भी जितना है उसमें भी हटा दिया जाएगा। अभी यूपी का चुनाव हुआ है, हर बूथ पर 20-25 आदमी का नाम को काट दिया, लाखों लाख वोट देने से वंचित हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब हथियार उनके हाथ में दे दिए हैं। अब उनके मर्जी से आप जिंदा हैं तो मरिए, लेकिन वो मरने नहीं देंगे। मजदूर को मजदूरी इतना दो कि जिंदा रहे लेकिन मरे नहीं, क्योंकि उनको सेवक की जरूरत है। आप बाद होके और बैकवर्ड दलित के जितना नेता हैं, मैं तो कहूँगा हमारे प्रोफेसर साहब जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं, 131 को MP जीत के गए हैं आरक्षण सीट से, एक शब्द नहीं बोलते। क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन गुलाम है। ये राष्ट्रपति जब गोड़ लागने जाते हैं मंदिर में तो सीढ़िए पर से गोड़ लाग लेते हैं, कहते हैं कि अयोध्या बिना श्री राम का नहीं। जब इस देश में राष्ट्रपति पद देके गुलाम रख सकता है, तो आप मजदूर किसान क्या बात सोचते हैं? क्या प्रोफेसर साहब, ये बात सही है कि नहीं है? क्या बात है, अफसोस है। कोई शहनवाज को नहीं कह रहा है कि तू काहेला ब्राह्मण की लड़की से शादी कर लिया, तुमको ये कर देंगे। आप जब कर लेंगे मुसलमान से तो दंगा कराने की बात आ जाएगी। और वो करेंगे तो दामाद बना के प्रवक्ता बना दिया गया कि हमारे तरफ से वकालत करो। अब कर रहा है वो आदमी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस बात को हम नहीं समझे हैं, हमारे लोग राजनीतिकरण तो कर रहे हैं जातिकरण के अनुसार से, वैचारिकरण नहीं हो रहा है। जब तक विचारधारा की राजनीति नहीं चलेगी तब तक कोई मामला आपका हल नहीं होगा। ये नेताओं का दुकान चल रहा है, उनका दुकान चलेगा। वो आपके रोजगार से मतलब नहीं है, आपको भूमिहीन होने से मतलब नहीं है, आपके गरीबी से मतलब नहीं है। उनको मतलब है अपनी कुर्सी से जो उनका बिजनेस चलता रहे। यही सच्चाई है। अफसोस है, लिखते हैं क्या, चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं कर्मठ, सुजोग, कृतकारी, संघर्षशील, एकमात्र ईमानदार उम्मीदवार। ये कहाँ लिखते हैं कि वार्ड मेंबर जीत जाएंगे तो इतना में फिर MLC के वोट देंगे 1,80,000 रुपया में, विकनशील हैं, कमीशन खोर हैं, नहीं बोलते हैं। अब तो हम लोग को चुनाव लड़ने के समय आपसे भी मैं बोलूँगा, अगर मौका मिलेगा तो, कि आप पहले भी चुनाव में वोट दिए हैं जात समझ के,
और पार्टी समझ के हमको भी पार्टी का उम्मीदवार हैं, आपके जाति हैं, दे दीजिए। पहले भी आपको कुछ घाटा हुआ है और जिताए हैं उसको फ़ायदा हुआ है, इस बार भी हमको कुछ जिता दीजिएगा तो हमको फ़ायदा होगा, थोड़ा सा आपको फिर घाटा होगा, इसलिए भारी मतों से हमको विजयी बनाइए। क्या कहने में मतलब है, हमको विजयी बना दीजिए, आपको थोड़ा घाटा होगा, हमको मुनाफा होगा। इसे मेरा कहना चाहता हूँ आपसे, आप लोगों से मेरा अनुरोध है। राम प्रसाद भाई, हताश मत होइए, और हताश आप होने वाले नहीं हैं। तमाम लोग नेताओं गण से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर भीड़ जुटाना है तो ले लेते केसरिया के प्रोग्राम, आओ का क्या दिक्कत है, फिर उन्हीं के प्रोग्राम होता है, आपका प्रोग्राम होवे नहीं करता। मेरा कहना है कि आप चिंता मत कीजिए। हम लोग जब नक्सलाइट में प्रवेश किए थे तो लुका के रात में जाते थे, घुसते थे किसी घर में तो कोई जाने ना, दिन भर छिपल रहते थे। शाम को जैसी रात हो जाएगा कि अब कोई बात नहीं है तो खा के लुका के खाते थे और ट्रेनिंग करते थे, और फिर भोर ही में निकल जाते थे कि भोर होने के 3 बजे के पहले दूसरा गांव में चला जाना है। केकरों से भेंट नहीं होती थी, लेकिन लड़ाई और जागृति जब पैदा हुआ तो इलाका डोल गया। फिर हम लोग खुला भी घूमने लगे, कोई बोलने वाला नहीं रहा, अरे कोई गवाह नहीं मिलता था। हम जब पिटा के जेल में गए तो दरोगा जी पहुंच गए दूसरे दिन, और सीआईडी इंस्पेक्टर भी। दरोगा जी कहते हैं दाऊदनगर के कि इतना रविंद्रा केस ला देबो ना कि मुकदमा लड़ी लड़ी तबाह हो जाएंगे। हमने बात तो सही है, कहला दरोगा जी, हम लड़ब तो तबाह हो जाए, लेकिन हम फरार हो जाए ना तो खोजे खोजी तबाह हो जाएंगे। फिर कहा कि घरवा गिरा देंगे, हम ये घरवा गिरा देब, हम उठाइबे ना करब। अब फिर नाम पड़ी तो उठा के गिरेबा तो जमीनिया नीलाम कर देंगे। हम गहकी मिलते हुआ तब न ले लेबा। बुर्बक लगे थे कि एकरे में हम पेड़ हो जाए, निकलबो फिर फरार हो जाए, निकलली फिर फरार हो गई, खोजी खोजी तबाह रहा, का फिक्र बाबरा। ये चीज करना पड़ेगा। यहाँ लोग तो लड़ाई लड़ते हैं, अब कहते हैं कि हमको ब्राह्मणवाद से लड़ाई है, हमको ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है। उनको डर है कि हमको मुकदमा में फंसा देगा, झूठों के लड़ाई में फंस जाएंगे। भाई वह लाइनें ना खींच में बॉर्डर के, तो देसी और विदेशी की लड़ाई कैसे होती दादा, कैसे होती प्रिंसिपल साहब, बताओ। इसलिए संविधान भी टंगले रहा, अम्बेडकर बाबू के भी टंगले रहा, पुण्यतिथि जन्म तिथि मनावित रहा। उनका विचार का प्रचार और प्रसार और कार्य रूप में नहीं दीजिएगा तो टंगला से संविधान में लिखल का बात आपको नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि लूटा है देने के लिए नहीं, छीनिए ताकत है तो दान मान और मतदान मत कीजिए उनका। देखिए कैसे हो जाता है आपको। वो वोट का महत्व नहीं वोट का महत्व जानता है, आप नोट का महत्व जानते हैं। उसको पीढ़ी चाहिए, आपको एगो बीड़ी चाहिए, कैसे होगा। आपके समझदारी का अभाव है जो फायदा उठा रहा है। जगदेव बाबू मारे गए थे तो तूफान खड़ा हो गया था नफरत का, घस देना उन्हीं के साथ मिल गया। छोटू कुशवाहा क्या हुआ तो उन्हीं मिल गया। देख लिए उपेंद्र जी का कुटाई किया तब बेचारा वो उन्हीं चल गया। जे मारे ओकरे जोरे चल जाए। अभी पंचायती चुनाव में 5 कुशवाहा मारे गए थे, 3 गो मुखिया, एगो पैक्स अध्यक्ष, एक वार्ड मेंबर। 13 दिन के अंदर हम गए थे। नीरज मुखिया मारा गया था पटना नौबतपुर में। वही पंचायत में 2 घर कुशवाहा था और 2 बार मुखिया बना, दूसरा बार बनने के मर गया। पहले पंचायत समिति बना था, मात्र 2 घर, और दिन में 9 बजे लोग मार दिया। कोई पूछने वाला नहीं रहा। प्रतिकार आप नहीं करते हैं, उधरे सरेंडर कर जाते हैं, इसलिए आपको मारता है कि हमरे दने चल आवे, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। तो आपकी जो कायरता का जो गया है, जगदेव बाबू के साथ वही हुआ, मार दिया गया। और फिर उसी के साथ तालमेल, छोटुआ के मारेगा फिर उसी के साथ तालमेल। अरे कैसा आप है भाई, ये कौन खानदान। स्वाभिमान गया तो आज़ादी गई, स्वाभिमान आया तब आप आज़ाद हैं, स्वाभिमान नहीं है तो आज़ाद नहीं है, मेरा कहना है प्रभु। इसलिए स्वाभिमान के बेच के राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम नहीं किया है, 10 साल विधायक रहे, एक भी काम पर शिलान्यास मेरा नहीं है, न एक कोई उद्घाटन किया है तो काम में नहीं किया है। लेकिन हम बोर्ड पर नाम लिखवाने का काम नहीं किया है। क्यों? और न कभी 10 साल में किसी पत्रकार को कहा है कि मेरा नाम छाप दो, किसी पत्रकार को, फोटोग्राफर को नहीं कहा कि मेरा फोटो खींच लो। 10 वर्ष विधायक रहने के अकेले मैं घूमता हूं, अकेले करता हूं। क्यों? इसलिए मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, चुनाव में खड़ा होता है उम्मीदवार तो हाथ साट के कहेगा आप हमारे मालिक हैं, हम आपका सेवक हैं, एक बार हमको सेवा करने का मौका दीजिए। लगा कि हाथ फेविकोल से सटा हुआ है। जैसे ही वो जीत गया
तो आप सेवकों नहीं रहे, मालिकों तो छोड़ दीजिए, और उस सेवकों नेहरू मालिक बन गए और उनका भ्रष्ट पदाधिकारी ठेकेदार और दलाल से गठबंधन बन जाएगा, आपके हिस्सा सब बांट के खाएगा। हमने कहा कि हम नाम लिखवाएंगे, लिखो विधायक का % लिया, एग्जीक्यूटिव कितना लिया, विधायक का PA कितना लिया, SDO कितना लिया, JE कितना लिया, किरानी कितना लिया, चपरासी कितना लिया, ठेकेदार को कितना बचलो, लिख तब हम अपन नाम लिखाए वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अंग्रेज जब चला गया वो बहुत दे के गया है, हम लोग नहीं सीखा है, उसका काम आज देख लीजिए। आप पटना कैनाल में चले जाइए, 150 बरस हो गए। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।